नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश में आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की परमिशन देने वाले नोटिफिकेशन का विरोध शुरू हो गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी बहिष्कार का फैसला किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि एमबीबीएस और एमडी कर चुके डॉक्टर्स के अलावा किसी को सर्जरी की परमिशन नहीं होनी चाहिए। इसी बात को लेकर आज कोई भी प्राइवेट डॉक्टर ओपीडी नहीं देखेगा। वहीं आयुर्वेद डॉक्टर्स का कहना है कि यह फैसला सही है। इससे ऐसी जगहों पर मरीजों को इलाज मिल पाएगा जहां पर डॉक्टर्स की कमी होती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अब सर्जरी कर सकते हैं। एलोपैथ उन्होंने नाम तो शल्य चिकित्सा उस तरह का दे रखा है, लेकिन उनके यहाँ एमएस होता भी था पहले कुछ जगह पे, लेकिन वो आयुर्वेदिक सर्जरीज होती। अभी इन्होंने एलोपैथिक सर्जरीज विद एलोपैथिक उसमें सब अलाउ कर दिया है, और उसमें एक सर्जरी नहीं करी कि किसी स्पेशलाइजेशन में एक बीएमएस डॉक्टर जो एमएस करे उसमें, तो वो लगभग सारे ऑपरेशन कर सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर जो कंपटीशन से निकला हुआ है और वही पढ़ाई करी है उसने, वो उसको अलाउड नहीं है अभी तक। और एक बीएमएस डॉक्टर जिसने उस बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, वो चीज़ वो लोग कर सकते हैं। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आईएमए के विरोध का क्या असर देखने को मिल रहा है? अमित, अभी जहां जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आज ओपीडी नहीं चल रही जो हमने देखा अभी तक। और डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो ये फैसला है, जो ये आदेश है, नोटिफिकेशन है कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स भी सर्जरी कर पाएंगे, वो इन्हें कतई भी मंजूर नहीं है। और अगर केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं सुना और देश भर में आईएमए जिस तरीके से विरोध कर रहा है, तो आगे इस विरोध को और तेज किया जाएगा। वहीं आयुर्वेद के डॉक्टर्स अपने तर्क पर अभी भी अड़े हुए और इस फैसले से खुश हैं कि अगर उन्हें भी सर्जरी की परमिशन मिली है तो वो भी अपना काम कर पाएंगे, और जहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं एमबीबीएस डॉक्टर्स, वहां पर वो भी सेवाएं दे पाएंगे, वहां पर वो भी मरीजों का इलाज कर पाएंगे। तो अब ये तल्खी बढ़ती जा रही है, विरोध बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से पहले अमित क्लिनिक्स पे लोग कम आ रहे हैं, लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जो स्थितियां हैं कि प्राइवेट क्लिनिक्स में अगर ओपीडी नहीं होगी, हालांकि सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया, सरकारी जो हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर्स लगातार ओपीडी देख रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि डॉक्टर्स चाहे एलोपैथिक क्यों हो या आयुर्वेदिक क्यों हो, जो मेन उनकी जिम्मेदारी है वो मरीज का इलाज। लेकिन फिलहाल तनातनी इस बात को लेकर कि सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अमित, दीपांकर, हमने देखा है कि बहुत से ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहां पर डॉक्टरों की पहुंच बहुत कम होती है या फिर उनकी तैनाती बहुत कम होती है। ऐसे में एक सही फैसला कहा जा रहा है इसको कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर पाएं ताकि मरीजों को वक्त रहते इलाज मिल पाए। तो फिर इससे दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, क्या आधार दे रहे हैं इसके लिए आईएमए की तरफ से? खास तो बिल्कुल एमबीबीएस के जो डॉक्टर पास आउट है, जो नीट क्लियर करके अभी जो स्टूडेंट्स आते हैं या फिर जिन्होंने एमबीबीएस किया है 5 साल का, फिर उनका ये कहना है कि हम 5 साल पहले एमबीबीएस करते हैं, वो हमारा स्पेशलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर एमडी या एमएस का कोर्स करते हैं, सर्जन करते हैं, या फिर जो डॉक्टर कोर्स करना होता है खास स्पेशलाइजेशन किसी खास पार्ट के लिए शरीर के, कोई नाक के लिए, कोई आंख के लिए, कोई पेट के लिए, कोई हृदय के लिए। तो इस तरह से आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद के सेक्शन में प्राइमरी पढ़ाई एक जैसी है, लेकिन बाद में आपको आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उनका कहना है कि आयुर्वेद में आपको कोई नया काम करना है वो आप करें, लेकिन सर्जरी की परमिशन सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर सारे देश के एमबीबीएस डॉक्टर्स फिलहाल एक है, और आज ओपीडी का बहिष्कार सभी जगहों पर। अमित, आईएमए के इस विरोध पर कोई विचार भी हो रहा है क्या कि नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए, या फिर अगर ऐसे विरोध चलता रहा, मरीजों के सामने मुश्किल खड़ी रही, तो फिर कोई दूसरा विकल्प निकाला जा सकता है क्या? अमित, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये कॉल पूरे देश में दी है और हर राज्य में अपने अपने जहां जहां उनके कार्यालय वहां एक कॉल दी गई, सभी राज्यों में इस तरीके का विरोध है। लेकिन फाइनल फैसला जो इनका मेन सेंट्रल यूनिट है दिल्ली, वो वहां से फैसला होगा। और ये क्योंकि नोटिफिकेशन को रद्द करने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को है, तो वहां से ये फैसला होना है। लेकिन कोशिश यही है कि सभी स्टेट से अगर एक प्रेशर क्रिएट होगा तो बाद में इस नोटिफिकेशन को हो सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार रद्द करे, या जो भी केंद्र सरकार का अगला फैसला होगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो वो और ज्यादा विरोध को तेज करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर खटीमा से, जहां पर चकरपुर हाईवे के पास सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक टनकपुर से लौट रही बारात की कार का सड़क किनारे खड़ी कार से टकराने के चलते वो डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग सवार थे। हादसे में कार में सवार 2 बाराती घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन के बाल बाल बचने से परिजनों ने राहत की सांस ली है।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यही वो कार है जो हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 2 बाराती घायल हो गए हैं। राहत की बात यह है कि दूल्हा दुल्हन दोनों सुरक्षित हैं, उनकी ज़िंदगी बाल बाल बच गई है। दरअसल तेज़ रफ्तार के चलते ये कार सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार से टकरा गई और उसके बाद डिवाइडर में जाकर टकरा गई, जिसके चलते 2 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फौरन ही उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज शुरू हो चुका है। और हमारे सहयोगी कमलेश इस वक्त चंपावत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खटीमा से। कमलेश, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? ये जो हादसा हुआ है ये टनकपुर हाईवे में चकरपुर के पास हुआ है। जो आज टनकपुर से बारात हल्द्वानी को लौट रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ है। बारात में जो दूल्हा दुल्हन थे वो बाल बाल बचे हैं, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ है जानकारी के मुताबिक वहाँ सड़क किनारे जो एक कार खड़ी थी उसमें ये दूल्हा दुल्हन की बाइक टकराई है और कार टकराई है, जिसमें एक बाराती घायल हुआ है और एक स्थानीय वहाँ पर जिला पंचायत प्रतिनिधि है, उनके पति इसमें घायल हुए हैं और दोनों घायलों का उपचार निजी अस्पताल वहां पर चल रहा है। और अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में दूल्हा दुल्हन बाल बाल बचे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर बीती रात रोडवेज वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। पहले कूड़े में आग लगी थी और फिर कूड़े की आग रोडवेज वर्कशॉप के अंदर तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खासा नुकसान हो चुका था। रोडवेज की वर्कशॉप हरिद्वार रोड पर स्थित है। हालांकि नुकसान का अभी तक आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आग में काफी कुछ जल गया है। तो देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोडवेज वर्कशॉप में आग लगी और भारी नुकसान हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इस बात का आकलन अभी तक नहीं किया जा सका है। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि इस आग में नहीं हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि वर्कशॉप के ठीक पास में कूड़े का ढेर लगा हुआ था, उसमें किसी कारण से आग लगी और फिर देखते देखते वो आग फैलती हुई वर्कशॉप तक पहुंच गई, जिससे वर्कशॉप में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत आज पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर उतार दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इलेक्ट्रिक बस का ये ट्रायल सफल रहा तो नए साल पर 30 बसें दून की सड़कों पर उतार दी जाएंगी। स्मार्ट सिटी बस संचालित कर रही कंपनी को 65 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा और पैसेंजर का किराया स्मार्ट सिटी के खाते में चला जाएगा। अभी देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 30 बसों की स्वीकृति हुई है। आज ये पहली बस आई है और कोशिश ये है कि इसी वित्तीय वर्ष में ये 30 बसें देहरादून में पहुंच जाएं। प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे मसूरी की तरफ, ऋषिकेश, हरिद्वार की तरफ इन बसों को चलाया जाए। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। मैं देहरादून वासियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देहरादून वासियों को ये जो बस, इलेक्ट्रिक बस देहरादून में, इसका आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इसके लिए सभी देहरादून वासियों को मैं शुभकामना भी देता हूं। और जो पॉल्यूशन की ज़्यादा मात्रा देहरादून में पूरे देश भर में हो रही है, इलेक्ट्रिक बस आने से जो है ये पॉल्यूशन भी कम होगा। पॉल्यूशन कम होगा तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। और बात करते हैं कोरोना अपडेट की, तो प्रदेश में गुरुवार को कोरोना के 830 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में 12 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। कुल कोरोना केस की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 5,700 हो गए हैं। देहरादून में 273 नए मामले सामने आए हैं। नैनीताल में 105 और हरिद्वार में 63 नए केस सामने आए हैं। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड में भी वैक्सीन के आने पर क्या तैयारी है, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की है। सीएम ने बताया कि वैक्सीन को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा और ब्लॉक लेवल तक कोल्ड चेन बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही व्हीकल और उपकरण को लेकर सीएम ने बताया कि जनवरी तक मिलने की संभावना है और साथ ही वैक्सीन के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत पर भी काम किया जा रहा है। हैं वो भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार ही हमारी प्राथमिकता होगी। उसमें बुजुर्ग लोग हैं, कोमॉर्बिड हैं और जो हमारे
अस्पतालों के जो कर्मचारी हैं या जो फ्रंट लाइन हमारे कहना चाहिए कि वर्कर हैं, उनको उसमें प्रायोरिटी में रखा गया है। उसके लिए जो कोल्ड चेन की आवश्यकता है और उसके लिए ब्लॉक लेवल तक ये चेन बने, उसकी व्यवस्था की जा रही है। जो व्हीकल चाहिए उसके लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए और जो स्टोर करने के लिए जो उपकरण चाहिए, वो संभावना है कि जनवरी में हमको मिलना शुरू हो जाएगा। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़े शब्दों में निंदा की है। सीएम ने कहा है कि काफिले पर हमला अत्यंत कायराना हरकत है, इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। विरोध के स्वरों को सुनना ही लोकतंत्र है, लेकिन बंगाल की सरकार हर हाल में विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी घटना के लिए कोई स्थान नहीं है और इस कायराना हरकत का जवाब बंगाल की जनता बखूबी देगी। काफिले पर हमले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेहद दुखद बात है ये, और ममता बनर्जी जी के द्वारा जिस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं और हत्याओं को दुर्घटना का स्वरूप दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को चाहिए कि वो देश के अन्य राज्यों की तरफ देखें। चुनाव हर राज्य में होते हैं, पूरे देश में होते हैं, और कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा के लिए कभी कोई स्थान नहीं रहा है। और जिस तरह की बौखलाहट उनमें दिखाई दे रही है, उससे साफ लगता है कि ममता बनर्जी हताशा और निराशा में है और उनके हाथों से वहां की कुर्सी खिसक रही। उत्तराखंड में 15 दिसंबर से विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने के सरकार के फैसले के साथ ही अब कॉलेज और विश्वविद्यालय में मीटिंग का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन कोविड को लेकर है। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने का फैसला कैबिनेट में ले लिया है और अब इसी के साथ ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन एसओपी जारी होने का इंतजार कर रहा है। दून यूनिवर्सिटी के वीसी जहां सभी स्टाफ के साथ मीटिंग कर फैसला लेने की बात कह रहे हैं, वहीं डीएवी पीजी कॉलेज प्रशासन को इस बात की चिंता है कि दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले बच्चों को कैसे एंट्री दी जाए। लाइन्स तो यूजीसी के द्वारा पहले ही कुछ निर्धारित की गई हैं, लेकिन हमारा जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि एसओपी हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या भेज रही है हमें। वहीं स्टूडेंट्स तो कॉलेज पढ़ने आना चाहते हैं, लेकिन कोविड को लेकर कॉलेज प्रशासन की तैयारी कैसी होती है, इसको लेकर छात्रों और पेरेंट्स को अभी से फिक्र लगी हुई है। प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है कि 15 तारीख से पूरे 8 महीने बाद हमारा महाविद्यालय खुल रहा है, तो हमारे कॉलेज की क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजिंग किस प्रकार से होएगा, बच्चों की एक क्लास हुई तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन किया जाएगा, और आंतरिक परीक्षा है या एक्सटर्नल परीक्षा है उसको कैसे डिसाइड करा जाएगा, कब होनी। क्योंकि दिसंबर मार्च तक हमारी परीक्षाएं हो जाती थी। के चक्कर से कॉलेज काफ़ी टाइम बाद खुल रहे हैं और पेरेंट्स हर पेरेंट्स चाहेगा कि मेरे बच्चे सेफ्टी से रहे, और ये तो है ही कि अगर बाई चांस कोविड 2-3 साल से चलता है तो कॉलेज 2-3 साल से बंद तो रह नहीं सकते, कॉलेज को खुलना ही पड़ेगा और बच्चों को अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार ने तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए फैसला ले लिया है, लेकिन कोविड को लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधन की परेशानी अभी भी बनी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर भी कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कुंभ से पहले ऋषिकेश के जानकी पुल की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। नवनिर्मित जानकी पुल अपने निर्माण से स्थानीय और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और अब पुल की दीवारों को निखारने के लिए कुंभ मेला अधिकारी भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी हुई पेंटिंग्स
और कला का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत को भेज दिया गया है। रुड़की के शहर और देहात क्षेत्र के थानों, कोतवाली और चौकियों में खड़े वाहन जंग खा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि गाड़ियां रखने की जगह अब यहां पर कम पड़ने लगी है। लंबे समय से इन गाड़ियों की नीलामी नहीं हुई है और गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लावारिस, सीज और एमबी एक्ट में पकड़े गए वाहनों की जांच पड़ताल के बाद ही नीलामी की कार्यवाही की जाती है, ताकि इससे पुलिस प्रशासन को भी राजस्व प्राप्त हो सके और साथ ही चौकी थानों में जगह खाली करवाई जा सके। हालांकि एसएसपी का कहना है कि कोविड काल की वजह से नीलामी नहीं हुई है और जल्द ही इसकी कार्यवाही की जाएगी। हल्द्वानी के आसपास हाथियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की सुबह हल्दू चौड़ के पास हरिपुर बच्ची गांव में एक हाथी घुस गया। ग्रामीणों ने इस हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने उल्टा इंसानों को ही दौड़ा लिया। हाथी का वीडियो कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हल्दू चौड़ की तस्वीरें देखिए आप। ये हाथी गांव में घुस आया था। ग्रामीणों ने जब इसको भगाने की कोशिश की तब हाथी पलटा और ग्रामीणों की तरफ दौड़ने लगा, जिसके बाद ग्रामीण अपनी जान बचाकर वहां से भागे। दरअसल इस पूरे इलाके में हाथियों का आतंक मचा हुआ है। किसानों की खड़ी फसल हाथियां बर्बाद कर दे रही हैं, उसे तबाह कर दे रही हैं और साथ ही साथ लोगों में इस बात का डर भी रहता है कि जब वो रास्ते से गुजर रहे हों तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई हाथी उन पर हमला कर दे। कई बार वन विभाग से इस बात की शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान निकल नहीं पाया है। हरिपुर भानदेव डूंगा बंगर में लगातार हाथी का आतंक बना हुआ है और जिससे किसानों में भय का माहौल है। हम वन विभाग से मांग करते हैं कि आज सुबह ही हरिबच्ची में पुनः हाथी का आगमन हुआ है और जिससे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हम वन विभाग से मांग करते हैं कि तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और किसानों को जान माल से बचाया जाए, क्योंकि लगातार हाथी ग्रामीण की क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं। और कहाँ दौड़ा गए? तो ग्रामीण ताली और थाली बजाकर हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथी भी आक्रामक होकर ग्रामीणों की तरफ दौड़ रहे हैं, जिस वजह से गांव वाले डरे हुए हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग को इस बात की जानकारी दी कि इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि किसानों को हो रहे नुकसान को रोका जा सके। उसके बावजूद वन विभाग इस तरफ ध्यान देता नहीं है। शैलेंद्र हमारे साथ हल्द्वानी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? वन विभाग इतना उदासीन क्यों बना हुआ है जब गांव के लोग डरे हुए हैं तब? देखिए, बिल्कुल वन विभाग से लगातार शिकायतें की जा रही हैं और हम ये कोई पहला वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हम कई सारे वीडियोस दिखा चुके हैं जिसमें हाथी इस तरीके से गांव के इलाके में दाखिल हुआ है और लोगों के मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है और रात भर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और लगातार शिकायत के बावजूद भी वन विभाग कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहा, जिससे इंसानी जिंदगी खतरे में है। फसलें चौपट करके चले जा रहे हैं हाथी के झुंड के झुंड। और आप देख सकते हैं किस तरीके के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बेहद डरावना है कि हाथी आपकी तरफ दौड़ता हुआ चला रहा है, लोग उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि जो वन विभाग का मैनेजमेंट है, जो वन्य जीव संघर्ष से इंसानों को बचाने के लिए है, वो सब चीजें नहीं हो रही हैं और जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जो जंगलों से सटे हुए जो गांव हैं वहां पर रात दिन लोग अपनी जान हथेली में रख करके रह रहे हैं और वन विभाग इस तरह की कोई खास कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आईएमए की ऐतिहासिक चैटवुड ड्रिल स्क्वायर परेड का गुरुवार को आयोजन किया गया, जिसमें भारत के 325 और 9 मित्र देशों के 70 विदेशी जेंटलमैन कैडेट्स ने परेड में हिस्सा लिया। कोविड-19 को देखते हुए आईएमए में सिर्फ स्टाफ मेंबर्स और ट्रेनी जेंटलमैन कैडेट्स ने ही इस ऐतिहासिक परेड में शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ने सभी जेंटलमैन कैडेट्स की हौसला अफजाई की। और चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।